नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दीपेश बरगले और मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम लगातार जारी है। इसी सियासी संग्राम की सरगर्मी पर अब आगे आपको जानकारी देंगे, चर्चा करेंगे हमारे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे। प्रवीण जी, हम लोग मजाक कर रहे, कुछ चल रहा है। शुक्रिया दीपेश, शुक्रिया। और कहीं पढ़ा था एक बार मैंने कि सियासत जब चलती है तो उसके पैरों से छल छद्म की धूल उड़ती है। तो ये सत्ता का जो संघर्ष यहां एमपी में चल रहा है उसमें ये सब दिख भी रहा है, लोग देख भी रहे होंगे, हैरान भी हो रहे होंगे और परेशान भी हो रहे होंगे। आज दिन भर क्या कुछ घटा ये दीपेश ने आपको बता दिया। दोनों ही पार्टियां कोर्ट की शरण में जा चुकी हैं। राजभवन अभी भी लगातार उसके दरवाजे जो हैं वो बार बार खुल रहे और बंद हो रहे हैं। लोग जा रहे हैं उनके पास उम्मीद से, कभी वजह कुछ कभी कुछ। और अभी जो कुछ देर पहले जो बीजेपी के नेता गए थे उनकी वजह थी कि ये नियुक्तियां क्यों हो रही हैं जब सरकार अल्पमत में आ गई है। तो जब ये माना जा रहा है कि उसे अभी फ्लो टेस्ट साबित करना है, कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं है, फिर ये नियुक्तियां क्यों हो रही हैं। सबकी नजरें होंगी कल दिन के 10 बजे या 10:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। अभी ये तय नहीं है कि क्या दोनों मामले एक साथ एंटरटेन करेगा। कांग्रेस की भी जो लगी हुई है याचिका, क्या उसे भी सुनेगा एक साथ ही या फिर जो पहले से लगी हुई याचिका उस पर सुनेगा। तो कल लगता है कि कुछ नतीजा निकल जाएगा। हमारे साथ एक खास पैनल यहां पर जुड़ा हुआ है, उससे इस पूरे सियासी संग्राम पर चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा हमारे जो सहयोगी हैं वो भी जुड़े होंगे अलग अलग जगह से। जहां से भी कोई बड़ी ब्रेकिंग या बड़ी खबर आएगी हम तत्काल आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि न्यूज़ 18 लगातार आपको पल पल की अपडेट इस पूरे मसले पर दे रहा है। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है रवि सक्सेना, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ हैं आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता है। स्वागत है रवि जी का, आशीष जी का। तीसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, अभी भी आज भी अपनी उसी जगह पर बैठे हुए हैं, लंबे वक्त से उसी जगह पर हैं, सिंधिया जी के समर्थक हैं और सिंधिया जी की तस्वीर के नजदीक ही आपको बैठे दिख रहे होंगे। और चौथे मेहमान हैं डॉक्टर राकेश पाठक। डॉक्टर पाठक जो है वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं रवि सक्सेना जी से। रवि जी, अल्पमत में है सरकार, ये कह रही है बीजेपी, उसके बावजूद आप दनादन नियुक्तियां करे जा रहे हो। अभी पहुंचे भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री, 4-5 लोगों का दल पहुंचा और बोला ये क्यों कर रहे हैं नियुक्तियां भाई? वीरेंद्र जी, आप जानते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके पास और कुछ तो बचा नहीं है। 102, 103 उनके पास नंबर है। हम अल्पमत में हैं और वो जो हैं बहुमत में हैं। तो ये इतना बड़ा हास्यास्पद बात है जो वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो केवल और केवल वो कहावत है ना मैंने जो अभी कही कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो अब जाए कहाँ? उठे, कोई भी बात हुई चल दिए राज्यपाल महोदय के पास। अब वो इतने बुजुर्ग आदमी हैं, काहे को इतना परेशान कर रहे हो? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको तुम कहना चाहते हो? अरे हमारा अधिकार है, हमारी सरकार है, हम जिसको चाहें उसकी नियुक्ति करेंगे। आप कौन होते हो? नहीं तो लेकिन इस वक्त बड़ी समस्या आपके सामने है, सरकार बचाने की है, आपसे जो बिछड़ गए, जो जिनसे ब्रेकअप हो गया उनको वापस लाने की है, कि ये सब नियुक्तियां करने की? नहीं, हमारी सरकार को क्या प्रॉब्लम है? हमारी सरकार तो स्थायी है और 5 साल तक चलेगी। इसमें कौन सी बात है? ये तो पूरा का पूरा जो सत्ता लोलुपता है, जलबिन मछली की तरह भारतीय जनता पार्टी तड़प रही है जो सत्ता से बाहर हुई है। तो आत्मविश्वास शब्द का नाम आज से पलट के हम करेंगे रवि सक्सेना। आप देखिए गजब का कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। वो कह रहे गवर्नमेंट है, 5 साल चलेगी, ये है कॉन्फिडेंस। आशीष अग्रवाल जी, ये बताइए कि इनकी सरकार है, ये कह रहे हैं ये है बहुमत में, हमारी मर्जी जो हम करेंगे करेंगे, बेचैनी आप लोगों को क्यों हो रही है, ये इनका कहना है? देखिए प्रवीण जी, ये अल्पमत की सरकार है, अल्प समय की सरकार है। ऐसा मान के चलें ये सरकार मृत अवस्था में है और इसको मन समझाने के लिए वेंटिलेटर पे जिंदा रखा गया है। अब वेंटिलेटर पे जिंदा है तो थोड़ा बहुत दान धर्म जैसे अंतिम समय में व्यक्ति को याद आता है, तो वैसे ही कमलनाथ जी को याद आ रहा है। परंतु इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गैर काबिल लोगों को उन पदों पे बिठाया जा रहा है जो सिर्फ उपकृत करने के लिए बिठाया जा रहा है। काबिलियत मापने का क्या पैमाना है आपका? सबसे पहले तो लोकतंत्र में बहुमत से सरकार चलती है,
अल्पमत से नहीं चलती, और जो सरकार अल्पमत से हो और बहुमत परीक्षण करने से भाग रही हो उसको 1 मिनट भी रुकने का अधिकार नहीं है, और खासकर ये नियुक्तियां करने का तो बिल्कुल नहीं है। संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। जिस राज्यपाल महोदय ने इनको संविधान की शपथ दिला के मुख्यमंत्री पद पे बिठाया था, आज उन्हीं को जब लगता है कि इनको बहुमत परीक्षण साबित करना चाहिए तो भागते हैं, और उस पर झूठ से झूठ भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अविश्वास का प्रस्ताव इनको नहीं दिया है स्पीकर महोदय को, और ये लगातार भ्रम फैला रहे हैं। तो कुल मिला के समय काटने का प्रयास है कि कुछ और भ्रष्टाचार की अपनी बोरी में कुछ और धन डाल दिया जाए, लेकिन इससे मध्य प्रदेश का नुकसान हो रहा है और इसलिए हमारे पेट में दर्द है। दोनों तरफ से मध्य प्रदेश का नुकसान हो रहा है। इस एक लाइन से मैं सहमत हूं कि एमपी का नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात अपने दर्शकों को संक्षेप में बता देता हूं, हालांकि मुझे उम्मीद है कि दर्शक बहुत समझदार हैं, उन्हें पता होगा ये क्यों चाह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लाए और ये क्यों चाह रहे हैं फ्लोर टेस्ट। दरअसल फ्लोर टेस्ट होता है तो ज्यादा कुछ बोलने की गुंजाइश जमती नहीं है, सिर्फ वोटिंग होती है, सरकार या तो अंदर या बाहर। और जब अविश्वास प्रस्ताव होता है तो लंबा वक्त मिलता है। यदि मान लीजिए विदाई तय भी मानी गई तो फिर पब्लिसिटी बहुत अच्छी हो जाती है, सदन के अंदर सारी चीजें बता दी जाती हैं कि देखिए किस तरह से हमारे साथ गलत हो रहा है। तो मुझे लग रहा है दोनों, और क्रॉस वोटिंग की भी गुंजाइश बन जाती है अगर मान लीजिए बनानी हो तो इस वजह से ये दो पेच फंसाए जा रहे हैं। अब ये हालांकि कोर्ट के ऊपर है कि कितना वो उसे मानेगा। पंकज चतुर्वेदी जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, अब हो रही हैं नियुक्तियां, आपको लग रहा होगा कि तब हो जाती तो ये सब हो खेल होता ही नहीं। देखिए प्रवीण जी, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल कहा कि जिस प्रकार सत्ता साकेत में कार्यकर्ताओं की अनसुनी थी, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ था, उसके चलते आज सरकार की ये स्थिति पहुंची कि सरकार जाने की बेला में है। और जिनकी नियुक्ति हुई प्रवीण जी, उनको अल्प बधाई इसलिए क्योंकि जल्दी उनकी होने वाली है विदाई। हम सब जानते हैं, और मैं एक मतभेद, वो सब थे आपके पुराने भाई? मेरे नहीं, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल भाई बहन है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, बिल्कुल भाई बहन है। ये विषय अलग है कि आज मैं सिंधिया जी के साथ दूसरी ओर खड़ा हूँ, लेकिन जो भाई बहन है तो वो रहेंगे, उससे कोई इनकार की बात नहीं है, वो व्यक्तिगत जीवन का विषय। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे सहानुभूति है उन सबके साथ कि यदि ये सारी प्रक्रिया, और आज बहुत मेरे पास ऐसे मैसेज पड़े व्हाट्सएप पे, मैं दिखा नहीं था, इसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी हमारा नंबर कब आएगा, ये जो सत्ता जाते जाते जो आप खुरचन या जो भी आप बांट रहे हैं हमको तो कम से कम दे दीजिए। तो ये स्थिति बनी। मेरी एक बड़े अधिकारी से जो सरकार के किसी बड़े महकमे से जुड़े, उनसे बातचीत हुई तो उनका भी साफ संकेत था कि जो पूरी परिस्थितियां हैं वो इस बात की ओर स्पष्ट संकेत देती हैं कि अंततोगत्वा सरकार को 2 दिन के बाद फ्लोर पर जाना पड़ेगा, और फ्लोर पर जाएंगे तो सरकार को पता उनकी स्थिति क्या होने वाली है। तो अब ऐसे में चला चली की बेला में आप यदि लोगों को उपकृत करने के बहाने आप चाहते हैं कि वो इस बात का गुणगान करेंगे सरकार ने बहुत काम किया, तो मुझे लगता है कि ये अन्याय है। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि ये प्रक्रिया अनैतिक भी है और अलोकतांत्रिक भी है। तो जो तस्वीरें एमपी के लोग देख रहे हैं वो अच्छी तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। गलत चलन शुरू हुआ जो अब से पहले कभी नहीं हुआ था, और अभी पता नहीं आने वाले दिनों में आप और क्या क्या देख लेंगे, लिहाजा मानसिक रूप से तैयार रखिएगा खुद को। चौथे मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर पाठक। डॉक्टर पाठक, लंबे वक्त से सियासत आप देख रहे हैं, इससे पहले इतना तो कभी नहीं हुआ, अब और भी आपको लगता है कि गिरेगा स्तर? यकीनन मध्य प्रदेश की जो सियासी तस्वीर है ये बहुत उलझी हुई है, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश ऐसे परिदृश्य के लिए अभ्यस्त नहीं रहा। दक्षिण के राज्यों में ये सब उठापटक होती रही हैं, खरीद फरोख्त, सत्ता का आना और जाना, लेकिन सौभाग्य से मध्य प्रदेश की राजनीति में आज़ादी के बाद एक अवसर को छोड़कर हमेशा स्पष्ट बहुमत मिला। अब जो स्थितियां हैं उसमें जिस शुरुआती जो आपका सवाल था रवि भाई और इन लोगों से कि जो अब रेवड़ियां जो बट रही हैं, तो मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है। अगर मिर्ज़ा गालिब की ज़ुबान में कहा जाए तो हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। सचमुच आज की जो स्थिति है, अगर यही परिदृश्य कायम रहा तो सरकार तो खाक हो चुकी है। अगर बेंगलोर के हमने बयान आज सुन लिए हैं, मुझे लगता है ये दुखद है किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। हमारे मध्य प्रदेश जैसे एक शांत और एकदम सुसंस्कृत राज्य में लगातार दौड़ चल रही है। आधी आधी रात को मुख्यमंत्री राज्यपाल के निवास पर जा रहे हैं, राज्यपाल लिख रहे हैं आपकी चिट्ठी की भाषा अच्छी नहीं है, आपका तेवर अच्छा नहीं है, मंशा अच्छी नहीं है, आदि इत्यादि। इस सब के इस आपाधापी में जो नुकसान हो रहा है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को हो रहा है। लोकतांत्रिक जो नैतिकता है उसका पूरी तरह पराभव हो चुका है। दोनों शब्दों के मायने बहुत बचे दिखते नहीं कहीं बचे नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि राजनीति तो उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि जहां अब
वोटर ठगा हुआ महसूस कर रहा है खुद को। बेशक, इसमें दो राय नहीं। डॉक्टर पाठक ने गालिब का जिक्र कर दिया और खतों किताबत का जिक्र कर दिया, तो गालिब का ही एक शेर के साथ चलेंगे अपन अभी तुरंत से रवि सक्सेना साहब के पास, कि जिस तरह का संवाद राज्यपाल और सीएम के बीच हो रहा है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। ये बताइए कि अभी सीएम ने कहा, आज की जो चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि मुझे दुख है, और साथ साथ और थोड़ा सा तलखी विनम्रता मिश्रित उनके भी जवाब में थी, राज्यपाल के भी कल के खत में थी, आज भी थी। देखिए वीरेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कमलनाथ जी के 40 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मैं समझता हूँ कोई उन पे उंगली उठा के ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी भी असभ्य भाषा का प्रयोग किया हो या संसदीय परंपराओं का उल्लंघन किया हो। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लाट साहब जो है वो उन पर इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो कहा 175B में कि आप कहिए, अपना बहुमत साबित कीजिए, वो तो आर्टिकल कहता ही नहीं है कि आप जो है बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। वो किसी विधेयक के बारे में है कि आप कोई विधेयक जो है वो अगर बहुत समय से लंबित पड़ा है तो उसको पास करा दीजिए, उसके बारे में वो केवल एक कहना चाहिए कि संकेत दे सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा जवाब आप दे दीजिए, एक सवाल का जवाब लेकर जल्दी से फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। वो ये कि चिट्ठी आती है, कमलनाथ जी मिलने जाते हैं, फिर उसके बाद चिट्ठी का जवाब देते हैं, तो अगर रिटर्न आ रहा है तो रिटर्न ही जवाब क्यों नहीं, क्यों फिजिकल अपीयरेंस चाहिए वहाँ? देखिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का चोली दामन का साथ होता है और दोनों के बीच में एक बहुत ही सौहार्द का वातावरण होना चाहिए अगर सरकार को ढंग से चलाना है। क्योंकि जब भी अभी आपने कल अभिभाषण में सुना होगा, राज्यपाल महोदय ने कहा मेरी सरकार, तो ये सरकार ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर इज वर्किंग, तो नेचुरली ही इज द सीएम। तो जब सीएम हैं तो उनका राज्यपाल महोदय के साथ संवाद भी अच्छा होना चाहिए और बात भी अच्छी होना चाहिए। ठीक है, वक्त तक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो हम चलेंगे आशीष अग्रवाल जी के पास और इसी मेरी सरकार के संदर्भ को समझेंगे कि जब मेरी सरकार राज्यपाल की है तो नियुक्तियां जाहिर सी बात है राज्यपाल के आदेशानुसार हो रही होंगी, फिर इनको क्यों दिक्कत है। बहुत सारे और सवाल है और कोशिश करेंगे कि हमारे सहयोगी अगर हमारे साथ जुड़ जाएं तो हम उनसे भी ताजा अपडेट लेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बार फिर ब्रेक के बाद आपका जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि जो कोर्ट से उम्मीद थी वो अभी भी बरकरार है हालांकि, लेकिन कोर्ट ने 24 घंटे का एक वक्त दिया, सभी को नोटिस जारी किए, सरकार भी है, सीएम भी हैं, और कहा कि भैया स्पीकर भी हैं कि अपना पक्ष स्पष्ट करिए। ये जो याचिका कल बीजेपी की तरफ से लगाई गई थी और उम्मीद है कि कल जब कोर्ट बैठेगी तो हो सकता है कि कोर्ट के जरिए ही एमपी में सरकार का भविष्य तय हो। ब्रेक पे जाने से पहले हमने रवि सक्सेना जी से बात की थी, अब आशीष अग्रवाल जी का रुख करेंगे। आशीष जी, मेरी सरकार कहते हैं राज्यपाल, मेरी सरकार, और वाकई है भी, संवैधानिक प्रमुख हैं, सरकार के प्रमुख हैं, ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार, तो फिर उनके ऑर्डर से क्यों तकलीफ आप लोगों को हो रही है कि सारे नेता 4 नियुक्तियों पे चले गए? देखिए, बड़ा ही व्यवहारिक विषय है कि हम जानते हैं कि राज्यपाल महोदय जो करते हैं वो राज्य सरकार के अनुमोदन पर करते हैं, और जब यह सरकार अल्पमत में बची है, जब इसको रहना ही नहीं है, तो ये अपने जो खास लोगों को, अपने चहेतों को अनुमोदन करके पहुंचा रही है, उससे हम सहमत नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि पहले अल्पमत में होने वाली सरकार अपना बहुमत परीक्षण कराए। अभी कुछ समय पहले मेरे काबिल मित्र रवि सक्सेना जी ने राज्यपाल महोदय के अधिकार पर कुछ विषय उठाए थे, तो 2 लैंडमार्क जजमेंट में उनके सामने बताता हूं, एक एसआर बोम्मई और दूसरा नबम रेबिया। ये दोनों लैंडमार्क जजमेंट है। इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है कि अगर राज्यपाल महोदय को बिल्कुल भी ऐसा आभास होता है कि सरकार अल्पमत में है तो वो तुरंत बहुमत परीक्षण के लिए जाएंगे। तीसरा, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ स्पीकर महोदय को जो संविधान में विशेषाधिकार दिए हैं, विवेकाधिकार दिए हैं, उसके दुरुपयोग के चलते रह रही है। पूरे मैं उनके साथ सम्मान के साथ कहता हूं, क्योंकि 22 विधायकों के जो इस्तीफे आए उसमें से मात्र 6 के स्वीकारे, जबकि सबकी परिस्थितियां एक थी, सभी के सभी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे, परंतु 6 के स्वीकारे गए, 16 के नहीं स्वीकारे गए। इसलिए मैं स्पीकर महोदय के लिए कहना चाहता हूं कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, तो यद्यपि स्पीकर महोदय को वो विशेषाधिकार है, परंतु वो तर्क संगत नहीं है, लोक व्यवहार के विरुद्ध है।
ठीक है, हम डॉक्टर पाठक के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी अनुराग हैं हमारे साथ, संभवतः विधानसभा के पास हैं, या उनका लोकेशन मैं ठीक से नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन अनुराग, कहां हैं आप और क्या आपके पास ताजा अपडेट है, बताइए। देखिए, मैं विधानसभा में इस समय मौजूद हूं और यहां पर जो हलचल है वो इस बात को लेकर है कि राज्यसभा के जो चुनाव होना है 26 मार्च को, उससे पहले जो नामांकन की प्रक्रिया हुई थी, उस नामांकन की प्रक्रिया में 2 उम्मीदवारों के नाम पर आपत्ति निकल कर आई थी और दोनों उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको लेकर कांग्रेस के नेता और जो राज्यसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने आपत्ति जताई थी। और दूसरा सुमेर सिंह, जो कि बीजेपी के भी उम्मीदवार हैं, इनके भी नामांकन को लेकर दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई थी और इसको लेकर आज दोपहर में सुनवाई की गई थी, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के जो वकील हैं उन्होंने अपने अपने तर्क रखे थे। और इस बात को लेकर आपत्ति है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने नामांकन के साथ कुछ जानकारी छुपाई है। जो ईओडब्ल्यू में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया, उसकी जानकारी उन्होंने नामांकन पत्र में नहीं दी है। इसके अलावा कुछ और अहम जानकारियां छुपाने का को लेकर आपत्ति जताई गई है। इसी तरीके से सुमेर सिंह, जिन्होंने अपना नामांकन 13 मार्च को दाखिल किया था, जबकि उनका इस्तीफा 14 मार्च को मंजूर किया गया था, और इन्हीं दोनों मामलों को लेकर आपत्ति थी और इसी मामले पर सुनवाई आज दिन में हुई है। और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं एपी सिंह, जो कि विधानसभा के प्रमुख सचिव भी हैं, उन्होंने कहा था कि आज शाम 4 बजे तक इस सुनवाई में जो फैसला निकल कर आएगा उसको फैसले को वो सुनाएंगे। लेकिन 4 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो तय कार्यक्रम है, उसमें आपको मैं यदि सिलसिलेवार दिखाऊं तो 13 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। 16 मार्च को इन नामांकन पत्रों की जांच की गई। 17 मार्च यानी कि आज इस मामले की सुनवाई होने के बाद इस पर क्या नामांकन पत्र में कोई गड़बड़ी है, त्रुटि है, या उनको निरस्त किया जाए या उनको स्वीकार किया जाए, इसको लेकर फैसला आना है। हालांकि दिग्विजय सिंह और हम बात करें तो फूल सिंह बरैया, जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, इन दोनों के नामांकन को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन इन 2 नामों को लेकर आपत्ति है, जिसको लेकर फैसला आना बाकी है। सबसे बड़ी बात है कि 4 बजे खुद रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि फैसला निकलकर आ जाएगा, लेकिन अब काफी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया है। तो अब इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का नामांकन खारिज तो नहीं होगा। इस तरह की अटकलें यहां पर जरूर लगाई जा रही है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी देर ही सही, ये बड़ी खबर हो जाएगी अनुराग, यदि ऐसा होता है तो आप नजर बना के रखिएगा। ये बड़ी खबर हो जाएगी यदि ऐसा होता है तो। इसी सवाल के साथ चलेंगे हम डॉक्टर पाठक के पास। डॉक्टर पाठक, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह, जो दोनों बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके नामांकन में त्रुटियां पाई गई हैं, अभी तय होना है। अनुराग बता रहे थे कि अभी थोड़ा सा वक्त है, हालांकि 4 बजे बुलाया था, अभी तक तय नहीं किया। अगर मान लीजिए खारिज हो गया तो ये तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। मुझे लगता है ये देश की आज की सबसे बड़ी खबर हो जाएगी। कमलनाथ सरकार का गिरना, रहना न रहना बाद का विषय हो जाएगा। पर मुझे नहीं लगता आमतौर पर इस तरह के नामांकन भरते समय इतना एहतियात बरती जाती है। बड़े बड़े वकील बैठकर फॉर्म भरवाते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार पहले लोकसभा का 5 बार, 1 बार वे हारे हैं, 4 बार जीते हैं, नामांकन भर चुके हैं। लेकिन जो तकनीकी विषय है, और दिग्विजय सिंह ने उस पर आपत्ति की है, वे दूसरे प्रत्याशी हैं ईओडब्ल्यू के। हाँ, ये निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट बहुत बार ये कह चुका है कि किसी भी तरह के जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत जो चुनाव लड़ने आए, उसे अपने ऊपर दर्ज मुकदमों का जिक्र उस नामांकन में करना है, जिसमें संपत्ति का विवरण है, आपकी वैवाहिक स्थिति का विवरण है। आपको स्मरण है कि नरेंद्र मोदी जी विवश हुए अपनी पत्नी के बारे में जानकारी देने को पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में। अगर ये दोनों नामांकन, सुमेर सिंह उतना गंभीर विषय नहीं है, सिंधिया तो बहुत गंभीर, ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत गंभीर विषय है। वे तो 7 दिन बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में शपथ लेने जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन में। और अगर उनका नामांकन राज्यसभा के लिए ही निरस्त हो जाता है तो आज की सबसे बड़ी खबर ये होगी। फिर भी मुझे नहीं लगता कि नामांकन में निरस्त होगा। आज का पूरा दिन दिया गया था, उनके पक्ष के वकीलों ने पक्ष रखा होगा, और उसको अगर पूरा करने कोई दबाव तो होगा, लेकिन दबाव तो होगा कि भाई जो बहुत बहुत मुश्किल बात है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो विधानसभा के सचिव होते हैं। वे किसी ऐसे दबाव में, राजनीतिक दबाव में, ज्योतिरादित्य सिंधिया XYZ सुमेर सिंह का नामांकन भी निरस्त नहीं कर सकते। सिर्फ दबाव काम नहीं करेगा जब तक कि कानूनी नुक्ता उसमें पूरा ना करता हो। मामला अदालत तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, वहां साबित करना पड़ेगा।
अधिकारी को, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, कि उसने इस आधार पर ये वरीयता उसमें फॉर्म में नहीं थी, ये अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे, इसलिए नामांकन निरस्त हुआ। मुझे नहीं लगता नामांकन निरस्त हुआ। पंकज चतुर्वेदी जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, जो भी होगा, वो अभी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि जो भी होगा, लेकिन ये तय है कि सरकार बचे या जाए। निशाने पर सिंधिया हैं कांग्रेस के अभी भी, और वो ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि मूल वजह वही है तो उनको टारगेटेड करके रखा जाना चाहिए। देखिए प्रवीण जी, राजनीति है और राजनीति में इस प्रकार के राजनीतिक निशानों पर आप होते हैं, और जिस प्रकार की परिस्थितियां कमलनाथ सरकार के लिए बनी, तो स्वाभाविक सी बात है कि सिंधिया जी पॉलिटिकल टारगेट होंगे। पर्सनल टारगेट भी किया, जिस प्रकार का अटैक करा, और सब चीज़ पर हम लोग राजनीतिक रूप से और मानसिक रूप से इसके लिए तैयार है। नंबर 1। नंबर 2, सरकार जाने की एक और आपको सूचना दे दूं कि सरकार के संरक्षण के लिए 2 लोग दिल्ली से आए थे, आदरणीय हरीश रावत जी और आदरणीय मुकुल वासनिक जी। वो अब राजधानी भोपाल से कमलनाथ जी को और उनकी सरकार को उनके हाल पे छोड़कर दिल्ली प्रस्थान कर चुके हैं, ये मानकर कि कल परसों नरसों जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब ये सरकार ढेर हो जाएगी। अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है। वक्त एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जिक्र करेंगे बेंगलोर का। आज बेंगलोर से भी बहुत सारी खबरें आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, लाइव आई, और इस बात को गलत साबित करते हुए आई कि लगातार जो कांग्रेस के तमाम नेता उन विधायकों को कह रहे थे कि तुम मेरे हो, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके हैं नहीं। और इसी सब मसले पर बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, और यदि इस बीच अनुराग भी कोई नया अपडेट लेके आते हैं तो वो भी तुरंत अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।